एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो बुक का सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड पढ़ेंगे। यह लेसन श्रीमती अनीस जंग ने लिखा है। यह लेसन दो पार्ट में डिवाइड है। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज एंड आई वांट टू ड्राइव ए कार। भले ही ये दो स्टोरी हैं, मगर इनका थीम एक है और थीम है पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। पॉवर्टी यानी गरीबी और चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम। ये स्टोरी ऐसे बच्चों की है जो बहुत गरीब हैं और मजदूरी में वो बाल श्रम करते हैं। अगर हम इस चैप्टर के टाइटल को देखें तो इसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग मनुष्य के बचपन का समय कहलाता है। ये वो जो समय होता है जब बच्चे नई नई चीजें देखते हैं, सीखते हैं, खुश रहते हैं, हंसते खेलते हैं। जैसे वसंत के मौसम में फूल खिल जाते हैं, कलियां मुस्कुराती हैं, चारों तरफ खुशी का वातावरण रहता है, उसी प्रकार बचपन भी मनुष्य के जीवन में बहुत ही एक अलग स्थान रखता है। लेकिन लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ है कि बच्चों से उनका बचपन छिन गया है, क्योंकि गरीबी के कारण वे बाल श्रम में लग गए हैं। अब उनके हंसने खेलने का समय उनसे छिन गया है। अपनी पहली कहानी समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज में हम इसी विषय में पढ़ेंगे। आइए अब लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं इस लेसन का। Why do you do this? I ask साहिब। लेखिका अनीस जंग एक बच्चे साहिब जो कि कूड़ा बीनने वाला बच्चा था, उससे पूछती हैं कि Why do you do this? Whom I encounter every morning। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना। लेखिका का सामना रोज एक बच्चे से होता था जो उनके पड़ोस में कूड़े के ढेर में से कुछ स्क्राउंज करता रहता था। स्क्राउंज मतलब ढूंढता रहता था। गोल्ड का मतलब है यहाँ कीमती चीजें। कूड़े के ढेर में कुछ कीमती चीजें ढूंढता रहता था एक बच्चा साहेब। उससे लेखिका ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब का घर बहुत समय पहले छूट गया था। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका घर ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। अब उसका जो घर है उसकी यादों में दूर दूर तक नहीं है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, तो लेखिका ने उससे जब पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो बच्चे ने कहा, There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। बहुत सारे तूफान आया करते थे जिनसे उनके खेत खलिहान सब बह गए। ये बात उसे उसकी माता ने बताई थी। That is why they left। और इस वजह से वे अपना शहर ढाका छोड़कर आ गए थे। Looking for gold in the big city। बड़े शहर में कुछ जीविका तलाशने के लिए, कुछ धन तलाशने के लिए आ गए थे जहां वे आज रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। लेखिका ने उससे पूछा था कि वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? तो साहिब ने जवाब दिया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास करने को कुछ और नहीं है। ही मटर्स। मटर्स मतलब होता है धीमी आवाज में बोलना, यानी बुदबुदाना। वो बुदबुदा कर बोला कि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। लुकिंग अवे, एक तरफ देखते हुए, दूसरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ और नहीं है, इसीलिए मैं ये कूड़ा बीनता हूं। लेखिका ने कहा, गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। ग्लिबली का मतलब होता है लापरवाह होकर के। लेखिका ने उससे कहा कि स्कूल क्यों नहीं जाते? गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेखिका को तुरंत आभास हुआ कि ये जो एडवाइस दी थी उसको स्कूल जाने की, ये कितनी खोखली एडवाइस थी। खोखली का मतलब इन द सेंस ये है कि जो बच्चा मतलब अपना भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रहा है ठीक से और उसको अपने बचपन में कूड़ा बीनना पड़ रहा है, वो स्कूल का खर्च कैसे उठाएगा? तो लेखक ने कह तो दिया था स्कूल जाओ, लेकिन उन्हें तुरंत ही ऐसा लगा कि ये एडवाइस खोखली थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। बच्चे ने जवाब दिया
कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। लेखिका ने मजाक के मूड में उस बच्चे से कहा, साहिब नाम था उसका, उससे कहा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे? यस ही सेज, स्माइलिंग ब्रॉडली। तो उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बिल्कुल आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। लेखिका बताती हैं कि कुछ दिनों के बाद मैंने उसे अपने पास दौड़ते हुए आते हुए देखा। वो दौड़कर मेरे पास आया और बोला, इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। लेखिका ने उससे कह तो दिया था कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो तुम मेरे स्कूल में आओगे। तो कुछ दिन के बाद जब वो दोबारा उससे मिली तो उस बच्चे ने सवाल किया कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? लेखिका बड़ी शर्मिंदा हुई क्योंकि उसने एक ऐसा वादा कर दिया था जो उसको वो निभा नहीं सकती थी। तो उसने बात को नजरअंदाज करने के लिए कहा कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन लेखिका शर्मिंदा थी और वो अपने मन में सोचती है, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। कि इस तरह के वादे, जैसा वादा लेखिका ने उससे किया था कि मेरे स्कूल में आना, इस तरह के वादे इस साहिब नाम के बच्चे के जीवन में चारों ओर मंडरा रहे थे, क्योंकि इस तरह के झूठे वादे से उसकी दुनिया भरी पड़ी थी। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, जब लेखिका कई महीनों तक उसको देखती रही, उसको जान गई, तो लेखिका ने उससे उसका नाम पूछा। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, उसने बताया मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता था कि इसका क्या अर्थ होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका अर्थ जानता, जो कि होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरे संसार का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसके नाम का अर्थ है पूरे जहान का मालिक। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान होकर के कि उसके नाम का क्या अर्थ है, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज who appear like the morning birds and disappear at noon। अपने नाम के अर्थ से अनजान होकर के वह अपने साथियों के साथ पूरा दिन गलियों में घूमता है, और ये आर्मी है बेयरफुट बॉयज की, नंगे पैर चलने वाले उन लड़कों की एक फौज है जो सुबह के समय पक्षियों की तरह दिखाई पड़ते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लेखिका कहती है कई महीनों से उन्हें जानने के बाद अब मैं उनमें से हर एक को पहचान गई थी। एक बच्चे से मैंने पूछा, वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? बच्चे ने जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। उसने बड़े ही साधारण भाषा में जवाब दिया कि मेरी माँ ने वो चप्पलें टांड पर रखी हुई हैं और वहां से उतारी नहीं हैं, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। दूसरा लड़का जो ऐसे जूते पहने हुए खड़ा था, बेमेल जूते, यानी दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने खड़ा हुआ था, उस बच्चे ने जवाब दिया कि अगर इसकी माँ टांड से जूतों को, चप्पलों को उतार भी देती तो वो इन्हें फेंक देता। When I comment on it, लेखिका कहती है जब मैंने इस दूसरे बच्चे से उसके अलग अलग जूतों को पहनने के विषय में पूछा, तो he shuffles his feet, उसने एक पैर से दूसरे पैर को छुपाया और कुछ नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। एक तीसरा बच्चा जो वहीं था उसने कहा मुझे जूते चाहिए, और इस लड़के ने अपने जीवन में कभी जूते नहीं खरीदे थे।
Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. लेखिका बताती है कि मैं पूरा देश घूमी हूँ। अपनी देश में यात्रा करते समय मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो चाहे शहरों के हो चाहे गाँव के हों, वे नंगे पैर रहते हैं। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. लेखिका कहती है कि लोग इस बात का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि पैसे की तंगी की वजह से नहीं, बल्कि ये हमारी परंपरा है या ये हमारी आदत बन गई है कि हम नंगे पैर रहते हैं। लेखिका कहती है कि I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. लेखिका कहती है कि मुझे हैरानी होती है जब लोग ये कहते हैं कि हमें तो केवल आदत है चप्पल ना पहनने की। वो कहती है कि गरीबी छुपाने का ये एक अद्भुत बहाना था। I remember a story of a man from उडुपी once told me. लेखिका बताती है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी याद आती है जो उडुपी से था। उडुपी कर्नाटका का एक शहर है। उडुपी के रहने वाले उस व्यक्ति ने लेखिका को एक कहानी बताई थी और कहा था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसके पिताजी मंदिर में पुजारी थे और जब वह छोटा था तो वह उसी मंदिर के सामने से अपने स्कूल जाया करता था और ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। और स्कूल जाते समय वह मंदिर पर ब्रीफली थोड़ी देर के लिए रुकता था एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. लेखिका बताती हैं कि 30 साल के बाद मैं उस कस्बे में गई दोबारा और उस मंदिर में गई जो मंदिर अब उजाड़ हो चुका था, पूरी तरीके से टूट फूट चुका था। इन द बैकयार्ड, मंदिर के आंगन में पीछे की तरफ बैकयार्ड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ पड़ी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते मोजे पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उस बच्चे ने आकर के अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर डाल दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। लेखिका कहती है कि इस लड़के को देखते हुए जो स्कूल से आया था और इसने अपना बैग फोल्डिंग पर फेंक दिया था, इसे देखकर दूसरे बच्चे की मुझे प्रार्थना याद आई जिसने देवी माता से ये कहा था जब उसको जूते मिल गए थे। उसने प्रार्थना की थी कि मैं ये जूते कभी ना खोऊं, लेट मी नेवर लूज दैम, ये मेरे जूते मुझसे कभी अलग ना हो, कभी मैं इनको खोऊं ना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। लेखिका बताती है कि अब पुजारियों के बच्चे जूते पहनते थे, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। यहाँ लेखिका बताती हैं कि पुराने समय से थोड़ा बदलाव, थोड़ी तरक्की हो गई थी, और पुराने समय में पुजारियों के जो बच्चे होते थे उनके पास भी जूते चप्पल नहीं होते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब पुजारियों के बच्चों के पास जूते चप्पल आ गए हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन जैसा कि ये बच्चा मेरे पड़ोस में रहा करता था, साहेब नाम का, इस तरह के और बच्चे अभी भी बिना जूतों के थे, उनके पास जूते चप्पल नहीं थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। लेखिका कहती है कि मेरी जो एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस माने जान पहचान, मेरी जान पहचान जो कि इन नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले बच्चों से थी, ये मुझे सीमापुरी तक ले जाती है। सीमापुरी दिल्ली के बाहरी इलाके का एक कस्बा है, एक तरह का
एक छोटा सा कॉलोनी टाइप है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। लेखिका बताती है कि जो बच्चों से जान पहचान है मेरी, ये जो कूड़ा बीनने वाले थे, इसकी वजह से मुझे सीमापुरी के बारे में जानने को मिला। सीमापुरी दिल्ली के बाहरी सर्कल पर एक जगह है जो कि सुविधाओं के मामले में दिल्ली से कोसों दूर है। दोज हु लिव हेयर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स का मतलब जो वैसे ही जमीन को घेर के अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं बिना किसी जमीन की खरीद फरोख्त के। यहाँ रहने वाले लोग सब स्क्वेटर्स हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ सब जमीन घेर कर रहने वाले लोग हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो नया देश बांग्लादेश नाम का 1971 में बन गया था और बहुत सारे लोग वहां अपना देश बांग्लादेश छोड़ करके भारत में शरणार्थियों के रूप में आ गए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम। साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस। सीमापुरी उन दिनों एक उजाड़ जगह थी, बिल्कुल खाली जगह उजाड़ थी। इट स्टिल इज, लेखिका कहती है कि ये अब भी ऐसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यहाँ खाली जगह नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। लेखिका बताती है कि यहाँ अब कोई जगह खाली नहीं है। यहाँ पर मड यानी मिट्टी, मिट्टी की सहायता से बने हुए झोपड़ियां हैं जिनकी छतें जो हैं टीन और तिरपॉल की हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ कोई सीवर सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज, यहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं है। और रनिंग वाटर, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और फिर भी यहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। वे यहाँ 30 सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के। विदाउट परमिट, बिना परमिट के रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स हैं और इस वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में है। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इस राशन कार्ड की वजह से वे दुकानों से अपने लिए राशन खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। लेखिका कहती है कि पहचान से ज्यादा इम्पोर्टेंट फूड है। पहचान से ज्यादा सर्वाइवल के लिए भोजन जरूरी होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में यानी शाम के समय, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को भोजन करा सकें। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट दर्द के हम सो सकें। वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, उस हरे भरे अपने खेती वाले मैदानों से अच्छा हम यहीं रहना पसंद करेंगे जो मैदान हमें खाने को कुछ नहीं देते। अगर हमें यहाँ 2 जून की रोटी मिल जाती है, हमारे बच्चे बिना पेट दर्द के सो जाते हैं, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे अपने उन घरों के बजाय जिन घरों में हमारे पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं होता। से ए ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। ये जवाब एक महिलाओं के समूह ने दिया जब लेखिका ने उनसे पूछा था कि उन्होंने अपना ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदानों वाला जो घर था और नदियों वाला घर था, उसे छोड़कर आप लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी बस्ती में क्यों आ गए हो। तो इस बात का जवाब एक महिलाओं के समूह ने दिया था जो फटे पुराने कपड़ों में, फटी हुई साड़ियों में थी। उन्होंने कहा था अगर हम रात के समय अपने बच्चों को भोजन करा सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें तो हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर है। वेर एवर दे फाइंड फूड, लेखिका बताती है कि इन्हें जहां भी भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, ये अपने टेंट लगाते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और ये टेंट इनके अस्थाई यानी टेम्परेरी घर बन जाते हैं।
Children grow up in them. बच्चे इन्हीं टेंट में पलते हैं, बढ़ते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीविका कमाने में बाद में वो पार्टनर बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीने का मतलब है कूड़ा बीनना। दो थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, लंबे समय तक कूड़ा बीनने के कारण इन बच्चों के अंदर एक कला विकसित हो गई है कूड़ा चुनने की। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इनके लिए कूड़ा जो है सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनके लिए रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, छतों के ऊपर, अपने सरों के ऊपर छत है। इवन इट इज लीकिंग रूफ, भले ही ये छत लीक करती हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये और ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहेब सेज, साहेब कहता है कि मुझे कभी कभी कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। हिज आईज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और इस बात को बताते हुए वो एकदम खुश हो जाता है कि कभी कभी मुझे कूड़े में रुपया या 10 रुपए का नोट मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. लेखिका कहती है जब आपको किसी काम में फायदा मिलने लगता है तो आप उस काम को छोड़ते नहीं हैं। यानी कि जब आपको कूड़े के ढेर से चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप कूड़ा बीनना बंद नहीं करोगे। For there is hope of finding more, क्योंकि और ज्यादा कुछ मिलने की आस रहती है। It seems that for children, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए garbage has a meaning different from what it means to their parents. लेखिका बताती है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ कुछ और है और उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ कुछ और है। For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है कूड़ा, आश्चर्य में लिपटा हुआ, रैप्ड इन वंडर का मतलब आश्चर्य में लिपटा हुआ, अर्थात उन्हें कूड़े से कुछ भी आश्चर्यजनक चीज उन्हें मिल सकती है, सिक्का मिल जाए, जूते मिल जाएं या कोई और कीमती चीज उन्हें मिल सकती है। तो एक तरह से बच्चों के लिए जो कूड़ा है वो रैप्ड है, वंडर में रैप्ड है, यानी एक लॉटरी है, कब उनकी क्या लॉटरी लग जाए। लेकिन फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह उनके जीविका कमाई का एक साधन है। कूड़ा बीनना उनकी जीविका की व्यवस्था है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। लेखिका कहती है वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सर्दियों में सुबह के समय मैंने साहिब को अपने पड़ोस में जो क्लब था वहां पर, क्लब के बाहर जो फेंस लगी हुई थी, 4 दीवारी थी जालीदार, वहां खड़े हुए देखा। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वह वहां खड़ा होकर के सफेद कपड़े पहने हुए 2 लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह धीरे से बोला मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट, उसे ये खेल देखना अच्छा लगता था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया कि जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, इस क्लब में अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग माने झूला, वो बताता है कि गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। लेखिका बताती है कि साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए थे जो कि बहुत ही अजीब लग रहे थे, क्योंकि उसकी कमीज डिस्कलर्ड, बहुत पुरानी पड़ चुकी थी, और उसका जो निक्कर था, शॉर्ट्स था, वो भी पुराना और खराब हो चुका था। ऐसे खराब कपड़ों के ऊपर उसने टेनिस शूज पहने हुए थे, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था।
Someone gave them to me. उसने बताया कि मुझे किसी ने ये जूते दिए हैं. He says in the manner of an explanation. एक तरह से explanation देते हुए, विश्लेषण करते हुए उसने बताया, समझाते हुए बताया कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. उसने बताया कि ये मुझे जूते किसी ने दिए हैं. उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि ये जूते किसी अमीर लड़के के थे जिसने शायद उन जूतों को उनमें छेद हो जाने की वजह से, होल हो जाने की वजह से त्याग दिया था. इस बात से साहिब पर कोई फर्क नहीं पड़ता था. वो इन जूतों को पहनकर बहुत खुश था. For one who has walked barefoot. उस आदमी के लिए, उस बच्चे के लिए जो नंगे पैर रहता था, नंगे पैर चलना फिरा करता था, ऐसे जूते भी सपने के समान थे, चाहे उनमें भले ही सुराख हो. ठीक है, ये जूते ऐसा लगता था उसे जैसे उसका सपना पूरा हो गया है. बट द गेम ही इज वॉचिंग. लेकिन जो वो खेल देख रहा था, टेनिस का खेल, सो इंटेंटली इज आउट ऑफ रीच. लेकिन जिस खेल को वो बड़ी ही एकाग्रता से देख रहा था, वो खेल उसकी पहुंच से बहुत दूर था, क्योंकि टेनिस का खेल बहुत महंगा खेल है. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. कुछ दिनों के बाद लेखिका बताती है कि आज सुबह साहिब मिल्क बूथ पर जा रहा था. इन हिज हैंड, उसके हाथों में एक स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर था. I now work in a tea stall down the road, he says pointing in the distance. एक दूरी की तरफ, दूर एक उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा कि अब मैं वहां नीचे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ. I am paid 800 rupees and all my meals. उसने बताया कि अब मुझे 800 रुपए मिलते हैं और पूरे दिन का खाना मिलता है. Does he like the job? I asked. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें काम पसंद है? His face, I see, has lost the carefree look. लेखिका ने जैसे ही उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है, तो उसके चेहरे पर जो चिंता मुक्त भाव थे वो खत्म हो गए. केयरफ्री लुक उसका जो था वो एकदम खत्म हो गया. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry. स्टील का जो कनस्तर था वो भारी प्रतीत हो रहा था उस प्लास्टिक के बैग से, उस झोले से जिसे लेकर वो कूड़ा बीनने जाया करता था. द बैग वाज हिज. दूसरी बात ये कि वो बैग, वो झोला इसका अपना था, लेकिन द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. और ये कनस्तर उस व्यक्ति का है जो दुकान का मालिक है. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा था. भले ही उसका नाम ये हो कि वो दुनिया का मालिक है, लेकिन वो अब खुद का मालिक नहीं रहा था. वो एक नौकर के रूप में चाय की दुकान पर काम करने लगा था. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है. बाकी जो है हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे.